बड़ा शेड्यूल मैंने दे दिया था, ठीक है, जिस जिस तरीके से प्रिपेयर करना है। आज हमारे को करना है सबसे पहले थोड़ा इजी चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो आपका टास्क ये होना चाहिए कि आज की डेट में प्रोबेबिलिटी आपका पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। जितना हमारा अभी हो पाएगा 2:30 बजे तक वो हम लोग क्लास में करेंगे, वरना रात को भी मैं एक ऑनलाइन क्लास की कोशिश करूंगा कि जो बच गया अगर तो वो हम लोग रात में कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि एनसीईआरटी कंप्लीट करके पैक कर दो, ठीक है। कोशिश करो कि 28 तारीख तक, ठीक है ना, जब से ये इंटीग्रेशन से पहले तक जो जो चैप्टर हमारे जो छोटे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे आप एनसीईआरटी से खत्म करके साइड कर दो पहले, कि इसी को करने में वरना टाइम लग जाएगा आपका। तो टॉपिक हम लोग यहाँ रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ क्वेश्चन के साथ। एनसीईआरटी जरूर लेकर आना क्लास में, उसके बिना मत आना, ठीक है। एनसीईआरटी हमने रिवाइज ही एनसीईआरटी करनी है, तो इसलिए एनसीईआरटी होनी जरूरी है आपके पास। अब प्रोबेबिलिटी में देखो, सबसे पहले जो आपको चाहिए बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहला आता है हमारे पास कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आए हो, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यहां पर एंड नहीं, यहां पर ए और बी कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फिर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए यूनियन बी। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फोर्थ, अगर सिंपली पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या फिर बोथ ए एंड बी, सो दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, ठीक है। देन अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, और इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देन अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, या फिर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नॉट ए एंड नॉट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और नॉर बी, तो इसका मतलब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो ये सारे फॉर्मूले अपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, अभी 12th वाला पार्ट शुरू नहीं करा हमने। देन लास्ट में अगर कभी पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, या फिर अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ए बट नॉट बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए ओनली, तो यानी हमारे को फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए माइनस बी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दो तरीके हैं इस एक चीज को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 7 बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आप क्लास 10th में पढ़े, कुछ फॉर्मूले आपने देन कुछ क्लास 11th में पढ़े, बट ये आपको हर एक 11th जो 12th वाला टॉपिक है उसमें हर जगह आपको यूज आएंगे। तो सबसे पहले ये 7 फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो। वो शिफ्ट हो गया। नोट कर लिया सबने, तो अब कर दो ये। कर लिया नोट। अब देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास क्लास 12th का, वो क्या है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे बेटा नाम से पता लग रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट मींस आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अंडर सम कंडीशंस। बट कितनी कंडीशंस होंगी? सिर्फ 2। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन जो होंगी वो किसकी फॉर्म में होंगी? इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स। किस फॉर्म में होंगे वो? इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स। तो अगर 2 इवेंट्स हैं जिसमें से एक इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और दूसरा इवेंट आपको गिवन है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो टॉपिक कौन सा बन जाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमारे पास ए और बी 2 इवेंट है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, देन जो P ऑफ A ऑब्लिक B है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि आप फाइंड आउट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी किसकी? A की। कब?
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या है, नोन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नोन का मतलब क्या है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो इसका मतलब ये हो गया कि जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इवेंट बी क्या है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और एक गिवन इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पता होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को क्या बोलते हैं, नोन होती है, फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट पहले हो चुका होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। और वो कौन सा होता है, हमेशा ए ऑब्लिक बी में जो बाद वाला इवेंट है बी। ठीक है, जो बाद वाला इवेंट है वो होगा हमारा क्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको या तो पता होगी या तो वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि P ऑफ B ऑब्लिक A, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आप किसकी फाइंड आउट कर रहे हो, B की, जब इवेंट A ऑलरेडी हो चुका है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब मैं चाहे A इंटरसेक्शन B बोलूं या B इंटरसेक्शन A बोलूं, बात तो एक है। तो यानी न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमेशा जो भी इवेंट आपका बाद में लिखा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूले वगैरह है वो बस इतने ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपना कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इंक्लूडिंग ऑल दी एग्जांपल्स। एनसीईआरटी ओपन कर लो एक बार सारे। सबसे पहले एग्जांपल 2 देखो बेटा, पेज नंबर 534, पेज 534, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, सारे तो नहीं। कह रहे कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, सैंपल स्पेस। अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो क्या हो सकते हैं, वो या तो दोनों बॉयज, ठीक है, या तो जो एल्डर चाइल्ड है वो बॉय और स्मॉलर चाइल्ड जो है, जो यंगर चाइल्ड है वो क्या है, गर्ल, या फिर एल्डर चाइल्ड गर्ल और यंगर चाइल्ड बॉय, या फिर दोनों क्या होंगे, गर्ल्स। ठीक है, तो यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आए। देन आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो यानी 2 इवेंट हो गए। तो हमने क्या करा, लेट ए बी इवेंट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, अब दूसरा इवेंट क्या बोला है हमारे को, दूसरे इवेंट में क्या बोला है हमारे को कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, at least one is a
बॉय, एटलीस्ट वन इज अ बॉय। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन में हमारे को, ए की या बी की? हमें फाइंड आउट किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, ए की या बी की? ए की। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट मतलब कि नोन क्या है हमारे को, बी, तो हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए ऑब्लिक। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट है एक तरह से। तो अब पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या करा, पहले ए इवेंट कंप्लीट करा कि ए इवेंट क्या है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो सैंपल स्पेस में से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एटलीस्ट वन इज अ बॉय में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एटलीस्ट वन इज अ बॉय में या तो दोनों बॉयज ये भी चलेगा, या तो बॉय गर्ल भी चलेगा, या गर्ल बॉय भी। कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, दो। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो अब प्रोबेबिलिटीज की बात आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एक, तो 1/, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, तो सिर्फ 1 लिखना है यहाँ पर, पूरा 1/4 लिख के दिखाना, बिकॉज हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेंशन करी है। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट होंगे, तो जाके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। सिंपल है बिल्कुल। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 5 देखेंगे हम लोग। फिर नोट इकट्ठे कर लेना, ठीक है, पहले समझ लो। तो पेज नंबर 536, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन ने बोला कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, 216, 6⁻³ बट हम यहाँ पे क्या सैंपल स्पेस बनाएंगे ऐसे केस में, तो सीधा हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, 216। इवेंट्स ए और बी आपको ऑलरेडी डिफाइंड है। ए क्या है, 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो ए क्या बन जाएगा हमारे पास कि भाई थर्ड थ्रो पे 4 आना चाहिए, तो यानी पहली पे बना सकता है, दूसरी पे भी बना सकता है, तीसरी पर, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, और फिर 4, फिर 1 3 4, ऐसे कहां तक, 1 6 4 तक, फिर ऐसे ही 2 1 4, एंड ऐसे चलता रहेगा ये, ऐसे फिर 2 2 4, लास्ट क्या हो जाएगा उसमें हमारे पास 6 6 4 आ जाएगा। तो यानी कितने इवेंट्स आए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, भाई लास्ट वाला तो फिक्स है, फिर 1 1 1 2 1 3 इस तरह से हो रहा है, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 36 हो जाएंगे। बी में क्या बोला है हमारे को कि 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो, 6 फर्स्ट पर और 5 सेकेंड पर कंपल्सरी। तो पहले पर 6 मतलब, सेकेंड पर 5 मतलब, और थर्ड पर कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले क्या आ सकता है फिर 6 5 2, फिर ऐसे यहां पर कितने बन जाएंगे, 6 आउटकम्स बन जाएंगे। अब फाइंड आउट क्या करना है, ए ऑब्लिक बी, क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या फाइंड आउट करना है, या बी ऑब्लिक या फाइंड आउट करना है, पढ़ो एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या आएगा भाई इसके अंदर, इसमें और इसमें कौन कॉमन क्या आएगा, सिर्फ एक वही जिसमें लास्ट में 4 है, तो 6 5 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है आपको, फाइंड आउट करके बताओ क्या बनेगी,
नोट बाद में करना, सिर्फ अभी आंसर बताओ। वही तो ध्यान का क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में मुझे, बोलो। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1/6। ठीक है, अब नोट कर लो इसको। हाँ हाँ, क्लियर और सबने। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पर। पेज नंबर 537 पर एग्जाम्पल 7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, फॉर द रीजन की हमारे पास यहाँ पर बोला है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज हेड इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। तो जब भी इस तरह से आपके पास कॉइन और डाई वाला आता है ना, तो हम लोग 11th में अलग तरीके से करते थे, 12th में अब हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ये हम लोग 11th में मान के चलते थे कि जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली है, कि एक बार हेड ही आएगा, दूसरी बार टेल ही आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहां पर हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हर एक अलग अलग इवेंट के निकालते हैं, ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं लेते हैं उसको। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या है कि कॉइन टॉस करा है, तो कॉइन में सपोज करो क्या आ गया, पहले हेड। तो हेड आने पर क्या करना है, टॉस इट अगेन। तो क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है या फिर हेड टेल आ सकता है, ये दो चीजें हो सकती है। बट अगर टेल आ गया हमारे पास तो डाई थ्रो करनी है, तो क्या होगा, टेल के साथ 1 आ सकता है, फिर टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, T4, T5
और T6। तो यानी ये 8 ही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे हमारे को, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इवेंट नहीं दे रखा, तो लेट ए बी इवेंट, ए क्या इवेंट है, डाई ने शो करा क्या, नंबर ग्रेटर देन कितना, 4। ठीक है, फिर बी इवेंट, बी इवेंट क्या है हमारे पास, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल। ठीक है, अब अगर मैं सैंपल स्पेस से देखूंगा ना इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो अलग हो जाएगा। जैसे पहले मैं अगर ए इवेंट को पूरा करूं कि डाई में नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो उसमें से कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स, सिर्फ 2 ही आएंगे, कौन कौन से, T5 और T6। ठीक है, और बी में क्या क्या आएंगे कि एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या ये आएगा HH, क्या ये आएगा, तो HT आएगा, और ये जो टेल वाले तो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है, या तो एक ही टेल हो या एक से ज्यादा टेल हो। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं सैंपल स्पेस से देखूं, तो सबसे पहले बेटा ये बताओ कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, सैंपल इसमें ए में कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी, 2/8 यानी 1/4, बट नहीं होती ऐसे। जब भी कॉइन में ये डाई इकट्ठे आते हैं तब की बात है, और किसी के लिए सिर्फ कॉइन और डाई के लिए। तो पहले तो हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, जे में फाइंड आउट करना है P ऑफ A ऑब्लिक B, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को। उसके लिए पहले मैंने फाइंड आउट करा A इंटरसेक्शन B, वो क्या आएगा, T5 और T6 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये इवन T2 को आएगा इसमें। एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, मतलब हमने जब मैच डाला उसके बाद एक और जब टॉस किया तो टेल आ गया, उसके बाद का ये है, हमने एक कॉइन टॉस करा सर। अब उस एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो आपको कॉइन को एक बार और टॉस करना था, तो हेड आने पर क्या हो सकता है, या तो दोबारा हेड आए, या तो हेड आने पर क्या हो सकता है, जब दूसरी बार कॉइन टॉस करा तो टेल आ जाए। अब हेड नहीं आया, टेल आ गया था, तो टेल आने के बाद अब आपने क्या करना है, डाई फेंकनी है। तो अब टेल फेंकने आने के बाद डाई पर क्या आ सकता है, ये तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 6, तो टेल के साथ यही ऑप्शन बन सकते हैं। अब आया समझ? अब हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ A ऑब्लिक B। तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी वैसे कितनी होनी चाहिए, 2/8, बट ऐसे नहीं निकाल जाती। तो जब भी कॉइन और डाई इकट्ठे आ रहे हैं, तो देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आप कैसे निकालोगे, पहले इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। फर्स्ट जो हमारे पास पेयर है उसमें टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इन जनरल, 1/2 इंटू 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाई में, 1/6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनी, प्लस सेकंड पेयर की प्रोबेबिलिटी के लिए टेल क्या आएगा, और 6 की प्रोबेबिलिटी, तो यानी कितना आ गया ये 2/12, यानी कितना 1/6, और वैसे क्या आती 1/4। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सिमिलरली बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, इसको भी रुक जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या बनेगा, HT के लिए 1/2 इंटू 1/2, बाकी सबके लिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा कितने टाइम्स, 6 टाइम टोटल चले गए। तो ये होगी 1/4, ये क्या हो जाएगी 6 इंटू 1/2 इंटू 1/6। ये बात समझ में आई, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 4, बचेगा क्या 1 प्लस 2, तो आ गया हमारे पास कितना, सो देयरफॉर बेटा P ऑफ A ऑब्लिक B क्या आएगा 1/6 ओवर 3/4, तो
4/18 यानी कि 2/9, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये कॉइन और डाई जब इकट्ठे आते हैं तो हम सैंपल स्पेस के हिसाब से नहीं चलते, बिकॉज ये इवेंट हमेशा की अब तक जितनी भी हम जनरली चीजें करके चले ना, जैसे हमने वो करता बॉय गर्ल, ठीक है ना, चाइल्ड में एक फैमिली में 2 अगर बच्चे हैं तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब क्या मान के चलते हैं, इक्वली लाइकली मान के चलते हैं कि सबके आने के चांसेस क्या है, सेम है। बट डाई और इसमें क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये नोट कर लो। वो तो आएगी अभी, बेस थ्योरम में आ जाएंगे। कर लिए नोट सबने? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ एक्सरसाइज के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 13.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है P ऑफ A यूनियन B। इसमें आपको बेसिक फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इक्वल है P ऑफ B के, और वो इक्वल है 5/13 के, एंड P ऑफ A ऑब्लिक B दे रखा है 2/5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो अगर ट्वाइस ऑफ P ऑफ A 5/13 है तो दैट इंप्लाइज P ऑफ A कितना आ जाएगा, 5/26। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और P ऑफ B कितना आ जाएगा हमारे पास, और P ऑफ A ऑब्लिक B तो आपको दे ही रखा है कितना, 2 बार। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। ठीक है, अब A ऑब्लिक B अगर 2/5 है तो A ऑब्लिक B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। वो कितना आ गया, 2/5।
अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे को नहीं पता, बट हमारे को पी ऑफ बी पता है, वो कितना है 5/13 इक्वल टू 2/5। तो यहां से बताओ कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, कितना 26 कैसे 2/13 आएगा ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1/13 हो जाएगा, 2/13 आ गया। नाउ हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट करके फटाफट आंसर बताओ क्या आ रहा है, कितना 11/26। चेक करो सबका ये आ रहा है। डन, 11/26 आ रहा है। अच्छा, करवाने की जरूरत तो नहीं है पूरा। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि 3 लोग हैं, मदर फादर एंड सन, वो लाइन अप हुए हैं एक रैंडम फैमिली पिक्चर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा उनके अरेंजमेंट का, कि पहले क्या हो सकता है मदर फादर सन इस पोजीशन में वो अरेंज हुए, या फिर मदर सन एंड फादर, या फिर एफ एस एम, या फिर एफ एम एस, और क्या हो सकता है एस एफ एम और एस एम, ये हो सकता है सैंपल स्पेस में। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है हमारे को कि आपको इवेंट्स दे रखे हैं ई और एफ। तो ई क्या है हमारे पास, सन ऑन वन एंड। इसका क्या मतलब हुआ कि सन कहां पर है, कॉर्नर पर है, वो किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है। तो सैंपल स्पेस में से कौन कौन से एलिमेंट्स ई में आ जाएंगे, क्या एमएफएस आएगा, यस क्योंकि इसमें सन एंड पर है। क्या एमएसएफ आएगा, नो बिकॉज सन मिडल में है। एफएसएम, एफएमएस, एसएफएम और एसएमएफ, क्लियर। और आपको एफ इवेंट दे रखा है कि फादर इन मिडल। तो फादर मिडल में अगर है तो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, एमएफएस आ जाएगा और एसएफएम आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है हमारे को, पी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ, कितना आएगा इंटरसेक्शन एफ में, जब ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है तो मतलब आपने इवेंट बनाए हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है। क्या आएगा इंटरसेक्शन एफ में, एमएफएस और एसएफएम दोनों आ जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई ई इंटरसेक्शन एफ की, ये भी हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि पी ऑफ ई ऑब्लिक एफ क्या बनेगा हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इंटरसेक्शन एफ की 2/6, और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/6 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर इतनी बात सबको। तो इस तरह से बेटा आपको सारी एक्सरसाइज खुद करनी है, जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक बार करवाने जरूरत है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज खुद करो, एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल और कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए आपका, बहुत टाइम है अभी आपके पास।
ठीक है ना। तो ये शेड्यूल इसलिए बनाया कि एक दिन में प्रोबेबिलिटी करनी है कि आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है। अब इस टाइम को तुम यूटिलाइज करो, वेस्ट करो, ये तुम्हारे ऊपर है। पूरे साल अगर नहीं पढ़े हो, अभी भी पढ़ लिया तो भी फुल मार्क्स आ सकते हैं, बट अगर अभी भी इसका नहीं पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजल्ट तुम्हारा खराब होगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। डन बच्चे। अब आते हैं बेटा सेकंड एक्सरसाइज पर, कर दो इसको रब। सेकंड एक्सरसाइज मतलब जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाएगा, इस टॉपिक के अंदर दो तीन चीजें, मतलब सिंगल टॉपिक नहीं है, दो तीन टॉपिक से मिक्स होके ये बना हुआ है। तो अगर हम बात करें सेकंड का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं, फिर बाकी चीजों को बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इफ जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी बेटा दो इवेंट के बारे में बात करी थी, यहां पर भी हम लोग अभी दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, then they are said to be independent if अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है। उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है बेटा, उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल, तो ही आप इवेंट्स को क्या बोलोगे कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो दोनों इवेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, कि उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिनका आपस में कुछ नहीं लेना देना होता। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप उनको बोलते हो जिसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 0। तो इसमें हमारे पास होता है कि ए और बी में कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, बट इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। या फिर उल्टा कि अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इवेंट्स क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आती है। तो बेटा पहले एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो, पेज नंबर 544, एग्जाम्पल 10। क्वेश्चन में बोला बेटा कि अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया, डाई थ्रो करते ही सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इफ ई इज द इवेंट, ई आपको दे रखा है इवेंट कि नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यानी ई में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 3 और 6। एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन, तो एफ में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 और 6। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। तो आपको चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आया। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/6। पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/6 यानी 1/3। पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/6 यानी 1/2। तो आप क्या देख सकते हो कि भाई एज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ रहा है, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल आ रहा है, चेक कर लो। हाँ जी, 1/3 इंटू 1/2 किसके इक्वल आएगा, 1/6 के इक्वल ही आएगा। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दैट इंप्लाइज कि जो ई एंड एफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और एफ क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का? सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाओ सीधा पेज नंबर 545, एग्जाम्पल 13। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, थ्योरम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन क्या है कि ई एंड एफ क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उसमें यूज क्या करना है वो सबको पता है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है कि ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये अब आपको प्रूफ करना है कि वो भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो बेटा, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझना है सबने। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। रीजन में क्या दोगे? गिवन है क्या है? इंडिपेंडेंट है। नाउ और इसको दे दो इक्वेशन नंबर। नाउ पी ई एंड एफ डैश का मतलब क्या हुआ? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये किसके इक्वल है? पी ऑफ ई बट नॉट एफ। याद करो जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको ए माइनस बी का, ए बट नॉट बी। ऐसी ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब क्या हुआ? ई बट नॉट। इसका फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो पी ऑफ ई ही रहा। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है? पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एक्स। आप लिख सकते हो यहां पर भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कॉमन क्या आ गया दोनों में? क्या बचा? और वन माइनस पी ऑफ एफ क्या बन जाएगा? पी ऑफ एफ डैश। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश किसके इक्वल आ गया? पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश। सो दैट इंप्लाइज क्या आ गया? कि ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट वाला रिलेशन क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रूफ। आई बात समझ में? सेम वे में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, फर्स्ट पार्ट ले लो, सेकंड पार्ट में कि जो ई डैश एंड एफ है वो इंडिपेंडेंट है, और जो ई डैश एंड एफ डैश है वो भी क्या है? इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं बोलूं ई डैश इंटरसेक्शन एफ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अगर वो इंडिपेंडेंट है? तो पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी? फिर क्योंकि अभी क्या आ चुके हैं? इंडिपेंडेंट आ चुके हैं। और इसी तरह से पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? बट ये फॉर्मूला सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास इवेंट्स क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, वरना इसको यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? ये नोट कर लो पूरा।
कर ले सबने। अब इसमें एग्जांपल 14 पर आ जाओ। अब देखो बेटा एग्जांपल 14। क्वेश्चन में बोले कि if A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A is given by this। ठीक है, तो अगेन इसको हम अगर लिखें, गिवन क्या है हमारे को कि A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज, क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसका, हाँ, कि पी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल आपको प्रूफ करना है, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। जी बात समझ में आती है? ठीक है, कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब आपको क्या लिखवाया था कि आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो इसका प्रूफ ये बहुत सिंपल है। अगेन आपको गिवन क्या है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको कंसीडर कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब P ऑफ A यूनियन B का हमारे को जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, P ऑफ A हाँ प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ A की जगह तो P ऑफ A ही लिखा, B की जगह भी अभी हमने B ही लिखा। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। यहां तक कोई दिक्कत? हमारे को पता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो A डैश में चाहिए हमारे को, तो क्या P ऑफ A को मैं 1 माइनस P ऑफ A डैश लिख सकता हूं, या सुनो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आया, क्या बचेगा, यह आया 1 माइनस P ऑफ A डैश
प्लस पी ऑफ बी इंटू ये क्या बन गया, पी ऑफ ए डैश। इन दोनों में से मैं अगर माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन लिया, 1 माइनस पी ऑफ डैश कॉमन चला गया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा, और ये क्या बचेगा यहां पर, और पी ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस पी ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ ए डैश, तो बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस पी ऑफ डैश पूरा चला गया तो बचा क्या, इसमें से माइनस चला गया तो प्लस वाला माइनस चला गया, तो प्लस वाला माइनस बन गया और पी ऑफ बी बच गया। 1 माइनस पी ऑफ बी क्या बन जाएगा, ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में जो लास्ट एग्जांपल 13 और 14 दोनों 2 मार्कर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो इनको छोड़ना नहीं है। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको, और ये आज जाते ही साथ साथ दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। बढ़े आगे, अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस पर। क्वेश्चन में बोला बेटा कि गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट कि पी ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा है आपको 1/2 के, पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है किसके 3/5 के, और पी ऑफ बी दे रखा है हमारे को किसके इक्वल स्मॉल पी के इक्वल, और आपको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पार्ट्स है क्वेश्चन में, पहले पार्ट में जब ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट गिवन है तब आपको फाइंड आउट करनी है पी की वैल्यू, और दूसरे पार्ट में जब ए एंड बी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए कितना है 1/2 और पी ऑफ बी कितना है पी स्मॉल पी, तो ये आ गया हमारे पास p/2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसी p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास है क्या कि p ऑफ a यूनियन b किसके इक्वल है, p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला बोलो, माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये किसके इक्वल आ गया 3/5 के। P ऑफ A की जगह पर क्या आ जाएगा, P ऑफ B की जगह पर क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B की जगह पर क्या आ जाएगा, नंबर सारे एक तरफ कर दिए, ये P माइनस P/2 क्या बचा, और ये नंबर्स क्या हो जाएंगे 3/5 माइनस 1/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, क्या बन जाएगा ये 6 माइनस 5, तो दैट मीन्स P/2 किसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स P किसके इक्वल आ जाएगा 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा। हाँ यार इतना क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सो देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा 0।
ठीक है। अब अगेन P ऑफ A यूनियन B कितना दे रखा था हमारे को, अगेन P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल आ गया 3/5 के। अब बेटा P ऑफ A कितना है हमारे पास, P ऑफ B कितना है, P A इंटरसेक्शन B, तो सिंपली P ऑफ P की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 माइनस 1/2 जो कि कितना बना था 1/, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, सिंपल है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चले बेटा नोट सबने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर आप एक बार देखो 9th 13.2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में बोला है कि A एंड B आर टू इवेंट सच दैट P ऑफ A कितना दे रखा है हमारे को 1/4, फिर P ऑफ B कितना दे रखा है हमारे को 1/2 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, तो हम देख के बता सकते हैं कि इवेंट्स A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है। कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A एंड नॉट B, ठीक है। अब नॉट A नॉट B का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब इसका हमने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, बेसिक फॉर्मूले में क्या होता है वो 1 माइनस B ऑफ A यूनियन B, हम P ऑफ A यूनियन B भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि एज इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। हम जो भी थ्योरम करी थी उसमें हमने ये प्रूव करा था कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A डैश इंटरसेक्शन B भी इंडिपेंडेंट होगा और A इंटरसेक्शन B डैश भी होगा और A डैश इंटरसेक्शन B, गिवन हो या ना हो, आ तो रहे ना इंडिपेंडेंट। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पहला तरीका था,
बट अगर इंडिपेंडेंट बन रहे हैं चाहे गिवन हो या ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले इंडिपेंडेंट कुछ शो नहीं करना, नहीं सीधे लिख देंगे ना कि क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। ऐसे आ जाओ 10th क्वेश्चन पर। 10th में आपको दे रखा है कि P ऑफ A क्या है 1/2, P ऑफ B क्या है 7/12 और साथ में आपको दे रखा है P ऑफ नॉट A और नॉट B, वो कितना है 1/4। अब आपको चेक करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। नॉट A और नॉट B का मतलब क्या हुआ A डैश यूनियन B डैश, वो कितना है 1/4। अब A डैश यूनियन B डैश का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए A इंटरसेक्शन B। तो यहां से हमारे पास A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसको उधर भेज देंगे 1 माइनस 1/4 कितना बनेगा। तो क्या ये इंडिपेंडेंट बनेंगे किसी भी तरह से। P ऑफ A इंटू P ऑफ B कितना आ रहा है 7/24, A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है, तो क्या इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इसको देख सकते हो। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर 13.2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्कर और 2 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा कि डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तो अगर 3 बार टॉस करिए तो अगेन हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने बेटा 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अब ऑड नंबर कितने चाहिए आपको, एक बार चाहिए कम से कम। ठीक है, ध्यान समझना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अब मैं सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकता इतना बड़ा। अब ऑड नंबर एट लीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आए तीनों थ्रोज में। इसका उल्टा क्या हो सकता है, जब प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस उसका रिवर्स करके। तो इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं 1 माइनस गेटिंग इवन नंबर इन all 3 throws, because odd number at least once में बहुत सारे केसेस आ जाएंगे कि odd number एक बार भी आ सकता है, odd number 2 बार भी आ सकता है और odd number 3 बार भी आ सकता है। तो जब केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करो उसमें हमेशा 1 माइनस उल्टा सोचो। तो 1 माइनस कि भाई एक भी बार ऑड नंबर नहीं आ रहा। अब अगर एक भी बार ऑड नंबर नहीं आया तो मतलब तीनों बारी क्या है इवन। अब तीनों बारी इवन नंबर आया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सोचो कि भाई पहली बारी में हमारे पास, देखो याद रखो कि जो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं मल्टीप्लाई। विद रिप्लेसमेंट में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमेशा क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, और डाई और कॉइन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं विद रिप्लेसमेंट। दो बातें याद रखो, डाई और कॉइन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं हमेशा विद रिप्लेसमेंट, और विद रिप्लेसमेंट में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है आपस में। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मतलब कि एक ही काम में अगर 2-3 चीजें हो रही हैं, अगर आप जैसे डाई 2 बार फेंकी तो पहली बार और दूसरी बार में जो आएगा वो आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो गेटिंग इवन नंबर इन ऑल 3 थ्रोज, तो पहली बारी में जो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो मल्टीप्लाई होगी किससे, जो दूसरी वाली में बारी में होगी, वो मल्टीप्लाई किससे होगी जो तीसरी बारी में। अब पहली बारी में डाई थ्रो करने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो 3/6, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, और तीनों प्रोबेबिलिटी आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई। कैंसल हो गया, तो 1 माइनस 1/8 यानी आंसर कितना आ गया 7/8। तो इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, वरना तो आपको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे तो उसमें फंस जाओगे। आई बात समझ में यहां तक। इसी बेसिस पर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट है, तो यानी इंडिविजुअल जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी मल्टीप्लाई। 10 ब्लैक बॉल्स हैं
और 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड, तो अब बोथ बॉल्स आर रेड में पहली वाली के भी बारे में बात होगी और दूसरे वाली की भी बारे में बात होगी। विद रिप्लेसमेंट है तो पहली वाली और दूसरी वाली आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स रेड का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड, मतलब पूरा लिखना आप एग्जाम में, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल रेड की कितनी होगी, 8/18, क्योंकि एंड है और विद रिप्लेसमेंट में एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। आप मतलब याद रखो, एंड चाहे विद हो चाहे विदाउट हो, एंड का मतलब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकंड बॉल इज रेड का मतलब, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल वापस वही बनेगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 64/324। क्लियर इतनी बात। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट बॉल ब्लैक है और सेकंड रेड है, तो फर्स्ट ब्लैक की कितनी होगी 10/18, फिर क्या करोगे, प्लस से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या 8/18। अब यहां पर लिखा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो यहां पर बनेंगे केसेस, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो केस बनेंगे कि फर्स्ट ब्लैक है एंड सेकंड क्या है, रेड है, या फिर क्या होगा, और केसेस हमेशा आपस में क्या होंगे, एंड फर्स्ट रेड है एंड सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटीज तो वही रहेंगी। कर लोगे कैलकुलेट अपने आप, बात समझ में आई सबको, जल्दी से बताओ यस सुनो। ये नोट करने के बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो, ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। ये वाला नोट कर लिया क्या सबने, 14 क्वेश्चन पढ़ा बच्चे, समझ में आया सबको। हाँ चेक करते हैं, देखो 14 में देखो बेटा, आपको बोला है 13.2 क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर याद रखो जब भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होंगे
तो वो केस हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे तो वो केसेस हमेशा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, तो आपको दे रखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ए, इट इज 1/2। कि प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम, वो है 1/3। तो दोनों ट्राई करते हैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए ने सॉल्व कर दी, बट अगर ए नहीं करी है तो साथ में हमें क्या बोलना पड़ेगा, बी ने नहीं करी, या फिर उल्टा, या फिर दोनों ने सॉल्व कर। तो ज्यादा केसेस लग रहे हैं, इसका उल्टा क्या हो सकता है, 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी नहीं कर पाया, एंड मतलब इंटरसेक्शन बी भी नहीं कर पाया। अब इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना बनेगा, बिल्कुल ठीक। तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश कितना आ गया, 1 माइनस 1/2, और पी ऑफ बी डैश कितना आ गया, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है क्वेश्चन कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए करे एंड बी ना करे, या फिर ए ना करे और बी करे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने अभी, इनटू, और वैसे भी इंडिपेंडेंट गिवन है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे पूरा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बेटा, इसी एक्सरसाइज में एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक तो क्या कैसे कर सकते हो कि ब्रेक एलिमेंट्री इवेंट्स, और दूसरा यूज करो कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जैसे इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, 13.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। अब दोनों कार्ड्स आपके ब्लैक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले ब्रेक करूंगा एलिमेंट्री में। ब्रेक करना एलिमेंट्री का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड ब्लैक है एंड सेकंड कार्ड भी क्या है, ब्लैक है। ठीक है, अब फर्स्ट कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने होते हैं ब्लैक कार्ड्स, 26। टोटल कितने होते हैं, तो 26/52, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब सेकंड कार्ड ब्लैक होने के लिए फेवरेबल कितने रह जाएंगे अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 25 अपॉन 51। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जैसे 26 1 सा 26 2 सा, ये आ गया 25/102। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। या फिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। जब मैं बोथ कार्ड्स आर ब्लैक की बात करूंगा तो मैं इसको अगर मैं एलिमेंट्री इवेंट में तोड़ दिया तो मैं कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर पाऊंगा। कोई भी दो कार्ड ब्लैक है तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो वो 26 में से कोई से भी दो हो सकते हैं। तो ये आ गया 26 C2 फेवरेबल आउटकम्स। और ओवरऑल कितने कार्ड्स होते हैं,
और 52 में से हमने कितने चूज करे हैं? तो 52C2। ठीक है, बेसिक कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉम्बिनेशन और बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करने के टोटल कितने अवेलेबल है, चाहिए कितने, वो आ जाएगा आपके पास फेवरेबल, और ओवरऑल कितने हैं अपॉन में चाहिए कितने, वो आ जाएगा अपॉन में, तो वो बन जाएगा हमारे पास पूरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। आई बात समझ में सबको? बट अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं करोगे, जैसे क्योंकि यहां पर आप गलती कर देते हो। एग्जाम्पल नंबर देखो 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो फटाफट, पेज नंबर 541 पर, पेज 541, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन में बोला है कि 3 कार्ड्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विदाउट प्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर किंग एंड द थर्ड इज एन एस। अब विदाउट प्लेसमेंट है, यहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे बट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रेक कर दिया कि पहले दो क्या होने चाहिए, किंग। हाँ, अब उन पहले दो किंग में आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे कि पहला भी किंग है और दूसरा भी किंग है, ठीक है ना। बट अगर आपने ब्रेक करा तो सबको ब्रेक करके चलो। फर्स्ट कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4/52। सेकेंड कार्ड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, और एक एस है, तो एक एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ठीक है। बट इसको हम लोग कॉम्बिनेशन से नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करा, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है। इतनी बात आती है समझ में सबको, पक्का। तो यहां पर आपका ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी खत्म होती है, इंडिपेंडेंट वाली भी। अब जल्दी से आ जाओ बेस थ्योरम पर। ये नोट कर लिया सबने, कर लो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, डन। अब बेटा बेस थ्योरम में, तो देखो बेस थ्योरम से पहले मैं आपको ना वो करवा देता हूँ। बेस थ्योरम का टॉपिक थोड़ा लंबा पूरा नहीं हो पाएगा, वो फिर हम लोग रात को ऑनलाइन क्लास में कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगी, मीन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोर्ड में नहीं है, वो वाला पार्ट डिलीटेड है, ठीक है।
अब जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है पहले क्वेश्चन की, और वो बहुत इजी है। क्या लिखा होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा। कि अब मीन वगैरह नहीं पूछना तो मीन वगैरह लैंग्वेज भी यूज नहीं करेगा। अब जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक कैपिटल एक्स करके एक वेरिएबल क्रिएट करोगे आप, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स बी आ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, प्लस, माइनस, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। तो लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल व्हिच डिनोट्स, ठीक है। यहां पर आ जाएगा बेटा, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है वो यहां पर आप लिखोगे, ये डिनोट कर रहा है हमारे पास एक्स। फिर आप देखोगे कि जो आपके पास स्मॉल एन कितना है, विच इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कई बार ट्रायल्स का मतलब अगर आप डाई टॉस करें तो कितनी बार टॉस करें, कॉइन टॉस करा तो कितनी बार कराएं, कोई कार्ड्स निकालें तो कितने कार्ड्स निकालें, लोग सिलेक्ट करें तो कितने लोग सिलेक्ट करें। बट कई बार ये थोड़ा सा अजीब सा भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं कि आप अमाउंट निकालने की कोशिश करो, अगर कि एक बार डाई फेंकने पर जैसे अगर 6 आने पर 1 रुपी मिलता है और हार जाने पर -1 मिलता है, तो पॉसिबल अमाउंट्स क्या हो सकते हैं। या फिर अगर आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो कि उनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो वहां पर एक्स की जो एन है वो नहीं आता हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग सीधा फिर एक्स की वैल्यूज के ऊपर जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कार्ड्स वाला क्वेश्चन हो गया, लोग सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर कॉइन वाला क्वेश्चन हो गया, डाई वाला क्वेश्चन हो गया, इन सब में क्या होगा, हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो फिक्स रहती है इन जनरल। कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, ठीक है, इन जनरल वो स्टार्ट हो जाती है 0, 1, 2 एंड जाती कहां तक है? n तक। तो जिसमें n होता है हमारे पास उसमें जनरली इस तरह से बन जाता है, बट हर जगह नहीं, तो याद रखना हर जगह नहीं, बट इन जनरल। फिर हमें देखना है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा विद रिप्लेसमेंट का है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो अगर विद रिप्लेसमेंट का है तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है? स्मॉल p, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो आपने फाइंड आउट करी है, और q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग जिसकी भी प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है। और q की वैल्यू हमेशा 1 - p से आएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो आपको फाइंड आउट करना है p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1 और p ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू 0 हमेशा क्या होगा? p स्क्वायर। p ऑफ x इक्वल टू 1 होगा 2pq, ठीक है। और x इक्वल टू 2 होगा क्या? हमेशा q स्क्वायर। n इक्वल टू 2 है तो मतलब याद रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर n इक्वल टू 3 है तो किसका फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी होल क्यूब का, बट वो p और q की टर्म्स में बनेगा। तो क्या बनेगा? पहले एक मैंने उल्टा लिख दिया, ये q स्क्वायर आना चाहिए था, ये p स्क्वायर आना चाहिए। तो ये q क्यूब, ठीक है, q से उल्टा स्टार्ट करना, 0 है ना तो हम लोग q से स्टार्ट करेंगे। फिर 3q स्क्वायर p, 3q p स्क्वायर और p, मतलब q की पावर कम होती जा रही है, p की बढ़ती जाती है। और कोफिशिएंट जो a प्लस बी के होल क्यूब में यूज होते हैं उस तरह से, ठीक है। बट अगर पावर 4 आ गई तो उसके लिए याद रखो, बिकॉज इससे ऊपर आएगा नहीं आपके पास। 0 है तो q रेस टू पावर 4, 1 है तो 4q क्यूब p, 2 है तो 6q स्क्वायर p स्क्वायर, 3 है तो 4q p क्यूब, और अगर 4 है तो क्या आएगा आंसर हमेशा? सॉरी, p की पावर 4, इससे ऊपर नहीं आएगा आपके लेवल, ठीक है ना। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में तो क्या करना है? आइदर ब्रेक कर दो, जैसे हमने सीखा है
और यूज करो क्या, कॉम्बिनेशन। और फाइंड हमारे को यही करना है, 0 1 2 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 3, जब तक भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई? पक्का? ये जल्दी से नोट करो। अब इसमें सबसे पहले आ जाओ एग्जाम्पल 24, पेज नंबर 561। नोट कर लिया बेटा सबने? अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोला है कि 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहली लाइन, let x be a random variable which denotes number of aces। कि number of aces के लिए हमारे को probability distribution निकालनी है, तो हम लिख दिया नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, स्मॉल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पर आप इस बार क्या लिखोगे? कार्ड्स ड्रॉन, टोटल कार्ड्स ड्रॉन इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर ऑफ एक्स आर। ठीक है भाई, 2 कार्ड निकाले हैं तो वो 0 1 2 से ही चलेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ स्मॉल पी पर। स्मॉल पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जब हम स्मॉल पी निकालते हैं तो सिंगल केस के लिए निकालते हैं, सिंगल चीज के लिए, ऑफ गेटिंग एन एस। एक एस की हमारे को एस के बारे में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है ना, तो एक एस को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बोलो। 4/52 यानी 1/13। तो क्यू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस 1 - 1/13 यानी 12/13। सो देयरफॉर अब हमारे को फाइंड आउट करना है सबसे पहले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है वहां पर। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक्स क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एस, तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? 0 एस। 0 एस का मतलब कि एक भी एस नहीं है, तो वो आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, क्यू रेज टू पावर क्या आएगा? 2। तो यानी कितना आ गया? 144/169। कोई दिक्कत इसमें? फिर जब मैं आऊंगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पर, तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या है? 2pq यानी कि 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13, तो 24/169 आ गया। ऐसे ही पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, तो जो कितना होगा? पी स्क्वायर यानी 1/169। आगे सारी प्रोबेबिलिटीज। सो देयरफॉर आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, एक टेबल बनेगा हमारे पास जिसमें 2 रोज होंगी। फर्स्ट कॉलम में एक्स और इधर पी ऑफ एक्स, फिर एक्स 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 144/169। फिर
जब x की वैल्यू 1 है तो, और जब 2 है तो, ठीक है बच्चे। चेक करना है हमेशा कि जो बॉक्सेस हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, उनका जो सम होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। अगर सम 1 नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं गलती करी है। आई बात समझ में सबको? जल्दी से नोट डाउन कर लो। कोशिश करना बेटा शाम को अगर ऑनलाइन क्लास से पहले ये तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निपटा डालो। साथ साथ चलते रहोगे तो बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी। बाद में करोगे तो इकट्ठे चीजें हो जाएंगी, पैनिक कर जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 8:30 बजे, 8:30-9। अब अगर देखो सेम क्वेश्चन, वैसे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ठीक है, बट वो प्रैक्टिस पे करना। बट अगर हम सेम क्वेश्चन को लेके चले विदाउट रिप्लेसमेंट में, ठीक है, ये लिखा हुआ है, बट अब सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग, यही क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लाइन समझ रहे हैं। लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस, एन इक्वल टू टोटल कार्ड्स ड्रॉन, कितने, 2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, अभी स्मॉल पी यू नहीं करना, सीधा क्या करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 एस। अब बेटा एस कितने होते हैं, तो जब भी इस तरह से कहा है ना, आप रफ में एक बार स्ट्रक्चर बना लो कि टोटल 52 कार्ड है, जिसमें से 4 एस हैं और बाकी 48 क्या है, अदर हो गए। अब 0 एस है तो मतलब जो कार्ड आए हैं वो कहां से आए हैं, 4 एस में से आए हैं, 48 अदर में से आए हैं। तो 48 अदर में से कोई से भी दो हो सकते हैं, तो क्या बनाओ फेवरेबल, 48C2 और ओवरऑल 52C2। अब इसको कैलकुलेशन एक बार देखो ध्यान से। 48C2 को कैसे लिखोगे आप, 48 फैक्टोरियल अपॉन में 48 माइनस 2 कितना हो गया, इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो दिक्कत यहाँ तक। इसी वे में बताओ बेटा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, इसको लिख सकते हो 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल अपॉन में 46 फैक्टोरियल, और ये 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 4 12 जा, 4 13 जा, फिर 3 4 जा, 3 17 जा, तो ये आ जाएगा 188/2 to 1। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है प्रोबेबिलिटीज में, ठीक है। फिर P ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितने, 1 एस। अब बेटा अगर एक एस चाहिए तो 4 में से कोई एक होगा, तो यानी 4C1 इंटू, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है, और एक बाकी जो बच गया वो कहां से आएगा, 48 में से। अब 48 में से भी कोई सा भी एक हो सकता है, तो यानी कि 48C1 और अपॉन 52C। सॉल्व कर लोगे इसको। ऐसे ही P ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस। अब यानी 2 एसेस है तो 2 के 2 एसेस कहां से आए होंगे, 4 में से, तो फेवरेबल क्या हो गया, और ओवरऑल तो इसका बॉक्स बन जाएगा। सम चेक कर देना 1 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो।
कर लिया नोट सबने? रह तो नहीं है बेटा किसी का? अब देखो बच्चे, क्वेश्चन एग्जांपल ये है 27। इसमें क्या बोला है कि लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, ठीक है, एक पेयर ऑफ डाई फेंकी, तो यानी दो डाई इकट्ठे फेंक रहे हैं हम लोग, एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। तो इस बार लेट नहीं करेंगे, तो हम सीधे लिखेंगे एक्स बी या फिर एक्स इज रैंडम वेरिएबल, जो क्या डिनोट करता है, विच डिनोट्स, इस बार क्या डिनोट कर रहा है बच्चे वो, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाई। ठीक है, आगे आपसे बोला है फाइंड द मीन एक्सपेक्टेशन। तो मीन का तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, मतलब समझ लो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालनी है, ऑफ एक्स, मतलब कि सम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी। अब इसमें एन आएगा, डाई तो दो ही है, हमें सम निकालना है, और हर बार डाई कितनी बार फेंकी जाएगी, दो बार ही फेंकी जाएगी। तो यहां पर क्या आपके पास क्या है कि एन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मतलब आपको एक्स में भी प्रॉब्लम आई। तो आपको खुद सोचना है एक्स क्या है बेटा, इस बार सम। सम क्या हो सकता है, स्टार्ट कहां से होगा सम, 2 से। तो हम सीधा लिखेंगे कि देयर की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, पर डाई को आपने दो बार पेयर को थ्रो करा है, मतलब दो डाई को थ्रो करा है, तो पहला सम क्या हो सकता है 2, फिर एंड सो ऑन, कहां तक, 12 तक चल सकता है। अब यहां पर आपके पास विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट भी फेल हो जाएगा, कि दो कोनों को इकट्ठे फेंका है, पेयर को फेंका है, और वैसे भी सम की बात करी गई है, तो उसमें तो कुछ बनेगा नहीं विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो हम सीधा निकालेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 से, ऑफ गेटिंग सम 2। अब बेटा सम 2 कब आता है, जब दोनों पर क्या हो, 1 हो। तो यानी कितने ऐसे केसेस होंगे जिनमें दोनों पे 1 आ रहा है, और टोटल, तो सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। ऐसे नेक्स्ट क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम कितना, फेवरेबल आउटकम्स, सम 3 का मतलब या तो 1 2 आ जाए, या तो 2 1 आ जाए। ऐसे करते रहोगे, सम 4 सम 5, आपके पास टोटल 12 केसेस के लिए निकालना है, और फिर उनको एक बॉक्स में रख देना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपका खत्म होगा। एनसीईआरटी का, हाँ क्यों नहीं आ सकता, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकता है, क्या दिक्कत है, 3 में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। इतनी बात समझ में आती है सबको। अब इसी में ही एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग आज के लिए। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन में बोला कि 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 6 में से कितने नंबर्स उठाए हैं, 2 उठाए हैं, बट विदाउट रिप्लेसमेंट उठाए हैं। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो एक्स क्या है, एक्स डिनोट्स लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। कब, जब फर्स्ट 6 का मतलब क्या होगा, कहां से शुरुआत होगी, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर शुरुआत कहां से होगी, 1 से, कहां तक, 6 तक, और क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर पहला 1 उठाया है, तो क्या दूसरा 1 हो सकता है, तो ऐसे हमारे पास सबसे पहला क्या बनेगा, सबसे पहला आउटकम क्या बनेगा,
x is not larger of 2 number तो 2 बनेगा. मतलब अभी आउटकम क्या बने इसमें नहीं आए हम लोग. सबसे पहला आउटकम क्या बन सकता है जब आपने 1 2 ऐसे ही फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 नेक्स्ट क्या बनेगा 2 1 2 2 बनेगा क्या 2 2 बनेगा. इस तरह से आपको देखना है. ठीक है. लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स. तो देयरफॉर अब आप लिखोगे कि भाई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती है. समझ में आ गया सबको. स्टार्ट कहां से होगी पॉसिबल वैल्यूज 2 से. सम जो हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा होगा 2. कब जब डाई में क्या आएगा 1 2 या फिर 2 1. नेक्स्ट लार्जर नंबर क्या हो सकता है 3. नेक्स्ट लार्जर नंबर 6 तक समझ में आया ये. अब प्रोबेबिलिटी आपने लिखी p ऑफ x इक्वल टू 2. इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या फिर गेटिंग 2 एज लार्जर नंबर. अब बेटा 2 लार्जर नंबर कब आएगा कौन कौन से केसेस में कौन कौन से पेयर में 2 लार्जर नंबर आएगा 1 2 और 2 1. तो फेवरेबल कितने हुए और ऐसे ही टोटल कितने होंगे. अगर दो चीजें उठा रहे हो आप और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो टोटल चीजें कितनी बनेगी 30. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब हट जाएंगे. तो 36 में से 6 हट गए तो टोटल कितने बचे 30. फिर ऐसे ही p ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3. अब सम 3 कब कब आ सकता है ओ सॉरी 3 एज लार्जर नंबर 3 एज लार्जर नंबर. अब 3 लार्जर नंबर कब कब हो सकता है जब क्या आएगा 1 3 3 1 2 3 3 2. तो फेवरेबल टोटल ऐसे पूरा क्या बेटा. अगर आपने 1 पहला सेलेक्ट करा तो दूसरा क्या सेलेक्ट कर सकते हो अब. 6 टोटल 2 चीजें करना 36 रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना. विदाउट रिप्लेसमेंट है 6 चिट पड़ी हुई है 1 से 6 की 6 चिट पड़ी हुई है दो बारी. एक रेड कलर में समझ लो एक ब्लू कलर में समझ लो. पहले आपने रेड कलर की उठा ली 1 ठीक है ना. अब क्या बोलते हैं कि दूसरी ब्लू कलर अच्छा मतलब 6 ही है एक ही कलर की है. आपने पहले उठा ली 1 अब उसको वापस नहीं रख सकते. अब नेक्स्ट क्या उठा सकते हो ऐसे ही. तो क्या नहीं आया ऐसे क्या नहीं आएगा 2 2. तो अगर मैं डाई वाला सैंपल स्पेस देखूं 2 डाई वाला तो उसमें 36 आउटकम होते हैं. उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 से हटा दिए तो बचे कितने 30. क्लियर बेटा. तो अभी यहीं तक करेंगे. इसके हिसाब से इसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना. और रात वाली क्लास में हम लोग बेस थ्योरम और जो थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी है वो वाला पार्ट खत्म कर देते हैं. और इसकी ट्रैक्टर की प्रैक्टिस जाते ही थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शुरू कर देना. कोशिश करना कि जितना काम कर सको ठीक है. और आज की डेट में इस चैप्टर को पैक कर देना. चलो कल वेक्टर है हाँ कल वेक्टर करेंगे. सर एग्जाम वाले दिन में आप टाइमिंग टाइमिंग तो ये रहेंगे 12:30 से 2:30 ठीक है. वो सेकंड को पेपर है ना तो 12:30 तो आते हैं. हाँ जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन बता देना. 2 को है और इसका 30 को है. इसका 30 को है 12 का 2 को है. वो देख लेंगे.